बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। हमारी बायोकेमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, बी कैटेगरी का। ठीक है, हम सरसरी से पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी कुछ यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या रोल प्ले करती है। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। हम स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ वास्ट एंड रैपिडली ग्रोइंग ब्रांच ऑफ द साइंस, यानी कि सबसे ज़्यादा जो हमारी इस वक्त यूज़ होने वाली जो ब्रांच है साइंस की, वो बायोटेक्नोलॉजी है। कहते हैं कि एट द सेम इंडिकेट बायोटेक्नोलॉजी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन बायोलॉजी एंड द टेक्नोलॉजी, यानी कि इसके अंदर जो दो चीज़ों का इंट्रैक्शन होता है, कौन कौन सी, बायोलॉजी एंड द टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी आप समझते ही हैं कि टेक्नोलॉजी डे बाय डे कितनी इंक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, हर चीज़ जो है ना इतनी आसान हो गई है, इतनी आसान कि जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, यानी कि हर चीज़ को हम लोगों को अवेयरनेस आती जा रही है। पहले इतनी लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन आजकल हम लोग को इतनी अवेयरनेस आ चुकी है, कोई मुश्किल नहीं रही। हम लोग हर चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अगर किसी का मर्डर केस हो गया है, पहले ज़माने में लोग मार कर छुपा दिया करते थे, पता नहीं चलता था कि क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन आज के दौर में हम लोग डीएनए टेस्ट करा लेते हैं, किसी के फिंगरप्रिंट टेस्ट करा लेते हैं, तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है। ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में जो है बायोटेक्नोलॉजी है। कहते हैं कि द ब्रिटिश बायोटेक्नोलॉजीज डिफाइंड बायोटेक्नोलॉजीज एज द एप्लीकेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स सिस्टम्स एंड प्रोसेस, यानी कि ये एक एप्लीकेशन है ऑर्गेनिज्म की भी, सिस्टम की एंड प्रोसेस की भी, टू द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज। ठीक है, कहते हैं इट इज़ एन इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन ऑफ द टेक्निक टू ड्रा बेनिफिट्स फ्रॉम द प्रॉपर्टीज एंड कैपेसिटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि इसके अंदर हम जो है ना स्पेशली जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हुए ना बेनिफिट्स ले रहे हैं। कौन? हम ह्यूमन। ये सिंपल सी बात है। कहते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड, बिल्कुल। हैंस यूरोपियन फेडरेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डिफाइन द टर्म बायोटेक्नोलॉजीज एज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। पहले जो हमें किया था, यानी कि एक बार हम लोगों को जो है ना डेफिनेशन करी है ब्रिटिश, फिर अब कर रहे हैं यूरोपियंस। पहले जो हमने ब्रिटिश की डेफिनेशन की है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ले यूज़ कर कर अपने लिए ही यानी कि अवेयरनेस क्रिएट करें, ह्यूमंस को बेनिफिट हो रहा है। अब यूरोपियन क्या कहता है? कहता है इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस इन ऑर्डर टू अचीव द एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स सेल्स पार्ट्स देयर एंड मालिकुलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड द सर्विस। वो कहते हैं कि हम इसके अंदर क्या रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, नेचुरल प्रोसेस को यूज़ करते हुए अचीव कर रहे हैं एप्लीकेशन सेल के मुतालिक, ऑर्गेनिज्म के मुतालिक। ठीक है, और डिफरेंट मालिकुलर एनालॉग्स के मुतालिक। फिर वो बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ अप्लाइड साइंस एंड हैज़ मैनी बेसिक साइंसेस इनकॉर्पोरेटेड इन इट। मैनी बेसिस से मुराद यानी कि कुछ, अब बायोटेक्नोलॉजी बहुत बड़ी टर्म आ गई है, इसके अंदर भी कुछ यानी कि छोटे छोटे टर्म्स आते हैं, जिस तरह के माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इनके डिफरेंट टर्म्स आ रही हैं। इसमें हम हर एक एक टर्म में जो है ना बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिजिक्स में भी कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में भी कर रहे हैं, एंड सम अदर बेसिक साइंस विच आर emerged with each other to give birth to वेरियस ब्रांचेस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने इन सबको मिक्स किया, कुछ इसमें से लिए, कुछ कहाँ से लिए, कुछ कहाँ से लिया, तो हमने इस तरह बायोटेक्नोलॉजी और उसकी कुछ ब्रांचेस डिस्कवर कर ली। अब बात आती है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमारी सोसाइटी के अंदर ये क्या रोल प्ले कर रही है। अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात कीजिए तो कहते हैं कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी हैज़ इट्स रूट्स इनटू टू एरियाज। ठीक है, टू एरियाज में ऑफ साइंस में, नेमली द मालिकुलर बायोलॉजी एंड द माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, मालिकुलर में और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बिल्कुल ऐसे ही है। हम मालिकुलर लेवल से हमने टिश्यू उठाना है और माइक्रोबायोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उसमें इंसर्ट करना है और इस तरह से वगैरह वगैरह, वो हम सारा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। कहते हैं एडवांसमेंट ऑफ इन दीज टू साइंसेस हैज़ लेड टू द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बायोकेमिकल प्रोसेस। यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि बायोकेमिकल को इस्तेमाल करते हुए, साइंस का इस्तेमाल करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, इनका रिलेशनशिप आपस में करा के। कहते हैं द इनसाइट हैज़ बीन एक्सप्लोरेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखिए मैं बताती हूँ, अब देखिए जैसे हम लोगों ने ना एक बैक्टीरिया लिया है, उसके प्लाज्मिड के अंदर हमने अपना अपना डिज़ायर्ड जो है ना जीन को इंसर्ट करा दिया। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे कौन से जीन ज़्यादा फॉर्म में चाहिए, मुझे इंसुलिन का जीन चाहिए। ठीक है, मैंने इंसुलिन का जीन लिया, उस इंसान का लिया जिसका इंसुलिन परफेक्ट था, मैंने वो लेकर, ठीक है, उसको मैंने क्या किया है, उसको इंसुलिन लिया है मैंने, और फिर मैंने उसको जो है ना बैक्टीरिया में इंसर्ट करा दिया। बैक्टीरिया में इंसर्ट कराने से मुझे ये हासिल हुआ कि जैसे जैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ती गई, वैसे वैसे मेरा इंसुलिन भी बढ़ता गया। फिर बाद में मैंने सारे बैक्टीरिया इकट्ठे किए और उनके प्लाज्मिड में से अपनी इंसुलिन निकाल ली है, और बाकी जो बैक्टीरिया था वो तो वेस्ट हो गया। ठीक है, अब बात ये आती है कि मतलब यही बैक्टीरिया क्यों लिया गया।
बैक्टीरिया को इसलिए लिया गया क्योंकि बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो सबसे फास्ट है। 25 मिनट के अंदर ये मिलियंस में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप सोचो, अब बाकी लेते हैं इंसान का या फिर जानवर का, परिंदे का, किसी और का लेते हैं, उसका रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं कि लॉन्ग लास्टिंग है। लेकिन जो इसका है वो बिल्कुल ही मिनट के अंदर, मिनट तो बहुत बड़ी है, 25 मिनट के अंदर ये मिलियंस ऑफ कॉलोनीज अपनी बना लेता है। बस यही रीज़न है कि हमने बैक्टीरिया लिया बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट वो बात कर रहा है कि जो इसका रिलेशनशिप है, बायोटेक्नोलॉजी जो मेन टर्म है उसका रिलेशनशिप किस किस से है। वो कहता है कि टिश्यू ऑफ द कल्चर, एंजाइम टेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, फिजियोलॉजी है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इकोलॉजी है, केमिकल इंजीनियरिंग है, प्रोसेस इंजीनियरिंग है, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी है, हाइड्रोमा टेक्नोलॉजी है। यानी कि सारे टेक्नोलॉजी जो हमने ऊपर स्टडी कर ली है उसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट वो कहता है कि बायोलॉजिकल मैनी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इंक्लूड द ड्रग्स, वैक्सीन्स, फूड प्रोडक्ट्स, एंजाइम वगैरह वगैरह। वो कह रहे ये चाह रहा है कि हम लोग जो बायोटेक्नोलॉजी से जो प्रोडक्ट हासिल करें वो कौन कौन से हो सकते हैं। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी इंसुलिन की। इंसुलिन के लिए इसी तरह हम कुछ ड्रग भी हासिल कर रहे हैं, हम कुछ वैक्सीन्स भी ले रहे हैं, हम कुछ फूड प्रोडक्ट भी बनवा रहे हैं एंजाइम्स के थ्रू। यानी कि हम लोग थेराप्यूटिक मैथड, इवन कि हम लोग मेडिसिन भी प्रिपेयर करा रहे हैं जीन थेरापी के थ्रू। ठीक है, वो कहते हैं कि मैनी नोबल्स लिटरेचर्स including the Harbo binding, Chlorina and the Walter Gilbert and associated with the development of biotechnology। कहते हैं कि many pharmaceutical companies like Genentech और Cetus और Highbridge इन्वॉल्व हैं इसमें, किसमें भला, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। एरियाज़ की बात करते हैं। एरियाज़ में वो क्या कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के किधर किधर हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बिल्कुल, हाइब्रिडोमा, एंजाइम एंड बायोकैटालिस्ट में, प्लांट सेल कल्चरिंग में, एनिमल सेल कल्चरिंग में, यानी कि प्लांट सेल को भी हम कल्चर कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के जरिए, एनिमल सेल को भी कल्चर कर सकते हैं। इतनी फास्ट दौर आ गया कि अगर हमें एक एक जीन भी मिल जाए ना किसी दो बंदों का, तो हम लोग पूरा एक न्यू इंडिविजुअल बना सकते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी भी आ गई, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड यूटिलाइजेशन में भी आता है, प्रोसेस इंजीनियरिंग में भी। इनके डिफरेंट एरियाज है जहाँ जहाँ बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल हो रहा है। उसके बाद कहते हैं एप्लीकेशन क्या है बायोटेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। बायोलॉजिकल की सबसे पहले एप्लीकेशन की बात की जाए तो वो कहता है कि बायोटेक्नोलॉजी है ना, ड्रग के अंदर, इसको हम इज आल्सो नाउ द कीमोथेरापी। यानी कि हम लोगों को कोई डिजीज़ हो गई, अब हमारे पास केमिकल की फॉर्म में मेडिसिन अवेलेबल है। जिस तरह हम पैराडॉल लेते हैं सर के दर्द के लिए, पहले ज़माने में क्या पैराडॉल हुआ करती थी, नहीं हुआ करती थी। टेक्नोलॉजी की बदौलत हुआ है कि उसने इतनी तरक्की की और उसने पैराडॉल में एक ऐसी पेन किलर डाल दिया, ऐसा पेन किलर के जीन्स डाले हैं कि वो जब हम जैसे ही जीन्स वो लेते हैं पैराडॉल, तो हमारा क्या होता है, दर्द जो है एज अ रिलीफ हो जाता है। इसी तरह हम स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, पहले ज़माने में कोई ऐसा हुआ करता था, नहीं हुआ करता था। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। नेक्स्ट वो बात कर रहा है कि टेक्नोलॉजी दैट आर द फ्रीटरिंग अ रेवोल्यूशन इन ड्रग थेरापी। वही बात कर रहा है कि यानी कि ड्रग थेरापी के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो रहा है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर भी हो रहा है, टिश्यू कल्चरिंग हम कर रहे हैं, सेल कल्चर बना रहे हैं, जीन थेरापी बना रहे हैं। जीन थेरापी का मतलब क्या है कि जो जीन्स हमारे डिफेक्टिव हो जाते हैं उनको थेराप्यूट करना, उनको यानी कि से कहते हैं ना कि ठीक करना, इस तरह से उसकी थेरापी करना। जिस तरह हम स्किन थेरापी कराते हैं, नेल थेरापी होती है, इस तरह से हेयर थेरापी कराते हैं। उसमें एक्चुअल में क्या होता है, उसमें एक्चुअल में यही होता है ना कि हम कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हुए, कुछ मेडिसिन्स मेडिकेटेड हम लोग प्रोडक्ट यूज़ करते हुए अपने आप को थेराप्यूट कराते हैं, नहीं कि हम ट्रीट करा रहे होते हैं। फिर वो नेक्स्ट बात कर रहा है कि द यूज़ ऑफ द हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी फॉर द person who are deficient in a particular hormone is a well established method for the treatment of endocrine disorders। देखो, अब इसमें वो बात कर रहा है कि कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनको ना हार्मोन का इशू हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। हार्मोन के इशू की वजह से ना किसी किसी फीमेल को ना दाढ़ें निकलना शुरू हो जाती है। अब जो बंदे इस चीज़ को अफोर्ड, वैसे तो ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, बायोटेक्नोलॉजी की हर प्रोडक्ट हर टर्म जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब जो कोई इसको यानी कि वो कर लेते हैं, बेयर कर लेते हैं और उनके पास इतनी हैसियत है, तो उसमें क्या किया जाता है कि एक्चुअल में जो है ना उसको हम लोग ट्रीट करते हैं। कैसे करते हैं, जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है उसको हम लोगों ने हार्मोन जिसे कहते हैं ना हार्मोनल थेरापी करते। अगर हार्मोन की कमी होती है तो हम हार्मोन इंसर्ट कर देते हैं, अगर हार्मोन एक्सेस में होता है तो हम हार्मोन अपना उसमें से निकाल लेते हैं। तो इसमें से इस तरह से जो है ना हार्मोन की थेरापी होती है। कहते हैं कि द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ दीज हार्मोन, ठीक है, द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ दीज हार्मोन इज सफिशिएंट लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, एंड अ लिमिटेशन
ठीक है। वो कहता है कि यानी कि जो इसकी सफिशिएंसी है वो लार्ज क्वांटिटी में होती है लेकिन एक लिमिटेड रेट तक। हाउएवर बायोटेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट पॉसिबल टू गेट दीज हार्मोन इन लार्ज क्वांटिटीज। कहता है यही अब बात है कि अब देखो कभी कभार ना जिसको हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है ना तो डॉक्टर्स ना उसको कुछ मेडिसिन राइट करके दे देते हैं। मेडिसिन में थोड़ा ना वो हार्मोन है, नहीं, वो जो मेडिसिन होती है वो हमारी बॉडी में जाती है और जाकर हमारे हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करा देती है। एक्चुअल में ये बात होती है, ठीक है ना। वो रेगुलेशन कराती है, वर्किंग स्टार्ट हो जाती है, फिर हमारा हार्मोन क्या वर्क करना स्टार्ट कर देता है, जो उसका काम होता है वो वही करता है। कहते हैं दैट दिस हैज़ गिवन अ होप फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दीज डिसऑर्डर्स विद प्योर डी प्रोडक्ट। यानी कि हमें जो प्रोडक्ट दी जाती है वो बिल्कुल प्योर होती है, उसमें कोई खतरा नहीं होता कि ये कोई डिसीज़ काज करे या फिर कोई इन्फेक्शन क्रिएट करे, नहीं। कहते हैं कि सम ऑफ द एग्जांपल्स आर बायोटेक्नोलॉजिकली प्रोड्यूस्ड हार्मोन लाइक इंसुलिन। देखिए इंसुलिन, ठीक है। कहता है सोमेटोस्टेसिन हार्मोन, बिल्कुल ग्रोथ हार्मोन। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखिए कुछ हमें डॉक्टर्स ना पिल्स देते हैं कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, ठीक है जी, आप ये मेडिसिन दे दें, ये सिरप पिला दें, ठीक है, ये दे ये दे। एक्चुअल में क्या होता है, उस ग्रोथ हार्मोन के अंदर, उस फूड के अंदर हमारा ग्रोथ हार्मोन छुपा हुआ होता है। हम जैसे ही वो लेते हैं तो हमारी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा इंसुलिन की बात करें, इंसुलिन हम लोग, मैंने अभी आपको बताया जिस तरह के हम लोग बैक्टीरियम के प्लाज्मिड से प्रिपेयर करा रहे हैं इंसुलिन को, तो फिर हम वो इंसुलिन किस लिए लेते हैं, जब इंसान को शुगर होती है। शुगर पेशेंट को हम लोग डेली 1 से 2 टाइम डे में यानी कि इंसुलिन को दिया जाता है। फिर उससे क्या होता है, उसका बॉडी लेवल सेट रहता है। बायोटेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि जो है इसने हमारी ज़िंदगियाँ की जो एज लाइफ है, एज फैक्टर है, उसको इंक्रीज़ कर दिया है प्रॉब्लम्स के बगैर, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज़ टू गिव द थेरेपी is the gene therapy. This involve removal of the faulty genes from the cells and then incorporation of the correct gene in the place. मैं आपको मजे बताता हूँ, कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो अपने जीन चेंज करा लेते हैं। जीन चेंज कराने से ये होता है कि यानी कि वो है मेल लेकिन जीन चेंज कराने से वो फीमेल बन जाते हैं। अब देखिए बहुत ही गुनाह है वैसे तो, लेकिन इसको जीन थेरापी का नाम दिया जाता है। इसके अंदर जीन चेंज करा दिए जाते हैं। अब आपको पता है जीन्स तो वही है, जिस तरह के उसको कोडिंग मिलेगी उसने वैसी रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। अब उसे जब कोडिंग चेंज होती है तो उसके अंदर कुछ चेंजिंग आती है, रेप्लिकेशन चेंजिंग वे में होती है, तो फिर क्या होता है कि हमारे पास एक अजीब और गरीब ही इंडिविजुअल देखने को मिलता है, ठीक है। वजह क्या होती है, वजह यही बायोटेक्नोलॉजी ही होती है। कहता है कि जीन थेरापी प्रोमिसेस क्योर टू ऑल जेनेटिक abnormalities इंक्लूडिंग थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया विच आर थ्रू टू बी इनक्यूरेबल टिल रिसेंट टाइम्स। अब देखें इतनी प्यारी एग्जांपल दी, जैसे कुछ पेशेंट होते हैं जिनको थैलेसीमिया होता है। अब हमें पता है कि ये स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो थैलेसीमिया क्रिएट करे, हमने उन सेल्स को, उन जीन्स को रिप्लेस करा देना है, किससे, नॉर्मल जीन से। जब नॉर्मल जीन से वो रिप्लेस हो जाएंगे तो हमारी थैलेसीमिया की, हीमोफीलिया की, सिकल सेल एनीमिया की जो डिजीज़ है वो क्योर हो सकती है, ठीक है। वो कहते हैं इट आल्सो प्रोमिसेस अ बेटर ट्रीटमेंट टू द इन्फेक्शन डिजीज लाइक एड्स। इसके अलावा जो एड्स है वो भी बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए हम लोग उसको ट्रीट करा सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल ही ट्रीट नहीं करा सकते। कुछ मतलब यानी कि रह जाता है हल्का फुल्का फॉल्ट। बस ये होता है कि एड्स वाला बंदा जब ट्रीटिंग के बगैर मरेगा तो वो जल्दी मर जाएगा, लेकिन अगर वो ट्रीट या जीन थेरापी करा लेता है तो उसकी जो ज़िंदगी का ड्यूरेशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसके बाद वो बात करता है कि इन द टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी में क्या होता है, द प्लांट से ज़्यादा टिश्यू ग्रो किए जाते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, ठीक है। इस तरह से इनको ग्रो अप करा के और फिर उसके बाद जो है इनकी ग्रोथ कराई जाती है और फिर हम अपने डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरह एग्जांपल देती हूँ जेनेटिक इंजीनियरिंग की, कि जिस तरह से मैंने कुछ ऐसे प्लांट्स के जीन्स ले लिए जिनका बड़ा बड़ा फूल था, ठीक है, उनका बहुत प्यारा कलर था और फिर यानी कि डिफरेंट मोटी यानी कि स्टेम थी और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की वो फ्रेगरेंस देता था। मैंने ये जीन्स सारे एक ही प्लांट के अंदर चाहती थी, तो मैंने सब के अंदर के ट्रेट जीन्स निकाले और फिर एक नया प्लांट को मैं इंसर्ट कर दिया, जिसके अंदर फिर मुझे प्रोडक्ट जो मिली थी वो वैसी ही मिली जैसी मैंने जीन्स इंसर्ट किए थे। ये भी बायोटेक्नोलॉजी की बहुत ही बड़ी ख़ास बात है, ठीक है। उसके बाद वो बात करता है कि द एडवेंचर ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी हैज़ लेड अ नेवर बी इम्प्रूव ट्रीटमेंट ऑफ मैनी ऑफ द डिजीज़। कहते हैं कुछ अभी भी कुछ ऐसी हैं डिजीज़ जिसका बायोटेक्नोलॉजी भी अभी तक हल नहीं निकाल सकी, लेकिन इसका क्या आता है, उसको भी थोड़ा सा सेट किया जा सकता है वैक्सीन्स देकर या फिर मेडिसिन देकर, इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है, ठीक है। कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर वायरल प्रोटोजोल, यानी कि अब जो रिकम्बिनेंट डीएनए होता है उसके ज़रिए जो है ना हम लोग अपनी मेडिसिन को प्रिपेयर कराते हैं। उसके बाद वो बात करता है कि अभी रिसेंटली जैसे कोविड-19 आया था तो हमने कोविड-19 से ही उस कोविड-19 का एंटीवायरस निकाला था, एंटीबॉडी निकाली थी, एंटीजन निकाला था, ठीक है। फिर वो एंड में बात करता है बायोटेक्नोलॉजी हैज़ क्रिएटेड रेवोल्यूशन इन द डायग्नोसिस ऑफ मैनी एपिडेमिक डिजीज। बिल्कुल ऐसे ही है, वो रेवोल्यूशन ले आई है कि जितना ये ट्रीट कर रही है ना हमारी एपिडर्मिस को, हमारी डिफरेंट किस्म की जो डिजीज़ है
उसको डायग्नोज करती है पहले, फिर उसके बाद उसका आइडेंटिफाई करके उसके ख़िलाफ़ जो उसका पैथोजन होता है उसको वो हमें देती है, डेवलप कराती है। फिर वो कहती है कि प्लाज्मिड प्रोफाइल, एनालिटिकल, जीनोमिक, फिंगरप्रिंटिंग वगैरह वगैरह, इस तरह से यानी कि काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस है। जिस तरह मैं बताती हूँ, जिस तरह कि हमारे ऑफिस में कोई चोरी वगैरह हो जाती है, हमें चोर नहीं पता चल रहा होता, अभी ऑफिस का आउट ऑफ ऑफिस है, तो हमने क्या करना है, अपने एरिया के ऑफिस के लोग और ऑफिस के कुछ बाहर के लोगों के फिंगरप्रिंट्स लेने हैं, और फिर जो उस पेज पे फिंगरप्रिंट मैच किए, जिससे मैच हो जाएंगे, हम इस तरह से चोर आसानी से पकड़ लेते हैं। यानी कि इसके हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं फ़िलहाल तो, ठीक है। इसके बाद वो बात करता है कि हैंस द यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन हैज़ अप्रोप्रिएटली डिफाइन द टेक्नोलॉजी। अब उसने यानी कि एंड में क्या बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन दी है वो हम पढ़ते हैं। कहते हैं कि कंट्रोल्ड यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सेलुलर कंपोनेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। बिल्कुल ऐसे ये नहीं कि मैनकाइंड के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बायोलॉजिकल एजेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करें, जैसे मैंने भी आपको बताया, हमने बैक्टीरिया के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके हमने इंसुलिन को बनाया, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या बेनिफिट्स क्या हैं, बायोटेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स हैं, ठीक है। ये आज का टॉपिक हमारा यही एंड होता है। फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर कुछ और वे अच्छे से समझना है और ब्रीफली समझना है तो उसको भी डिस्कस करें, फिर कमेंट में बताएं, मैं आई विल टेल यू सून। खुदा हाफिज़।